नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आनुवंशिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। काफ़ी समय बीत गया, मैंने कोई वीडियो आपके लिए नहीं बनाया क्योंकि इस दौरान अपने यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन चल रहे थे और इस कारण से काफ़ी बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन अब आगे मैं इसी को कंटिन्यू रखते हुए नए वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा। तो अब तक हम पढ़ चुके थे मेंडल की जो नॉर्मल क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद में जीन इंटरेक्शन पढ़ा था और लिंकेज या सहलगनता के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जब जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं तो युग्मक निर्माण के दौरान वो स्वतंत्र अप्यून के नियम की पालना करते हैं और वे युग्मकों में बिल्कुल पृथक पृथक गमन करते हैं। लेकिन जब दूसरे प्रकार की स्थिति होती है, यानी कोई वे जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, ऐसे जीन सहलग्न या लिंक्ड जीन कहलाते हैं और उनकी जो प्रायिकता होती है वो एक साथ गमन करने की होती है। हाँ, जब तक कि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की घटना ना हो। अब जो जीन जितने ज़्यादा नज़दीक होते हैं, जितने उनके बीच की दूरी कम होती है, उनमें सहलगनता उतनी ही ज़्यादा होती है और युग्मकों में एक साथ गमन करने की उनकी जो टेंडेंसी या प्रवृत्ति होती है वो अधिक होती है। जैसे जैसे मान लीजिए कि जीन के बीच की दूरी बढ़ती है या जीन्स के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, उनमें क्रॉसिंग ओवर की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में जो पुनर्योगेज युग्मक बनते हैं या रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स बनते हैं, उनकी संख्या या उनकी जो आवृत्ति है वो भी बढ़ती जाती है। तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि किसी दो जीन्स के बीच की दूरी कितनी है। उस दूरी के आधार पे उनके क्रॉसिंग और प्रोडक्ट हैं वो तय होते हैं, वो बनते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मॉर्गन और उनके शिष्यों ने जीन्स के मध्य की एक सापेक्षिक या रिलेटिव डिस्टेंस का निर्धारण किया, जिसको सेंटीमॉर्गन में व्यक्त किया जाता है। अब तक हमने दो जीन के बीच की क्रॉसिंग ओवर की घटनाओं के आधार पे उनके बीच की दूरी किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, इसको पढ़ा था, जिसको 2 पॉइंट क्रॉस मैंने आपको बताया था। आज जो वीडियो मैं आपके सामने रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वह 3 पॉइंट क्रॉस यानी त्रिबिंदु जीन विनिमय और उसके आधार पे फिर जीन मानचित्र या गुणसूत्र मानचित्र कैसे तैयार किए जाते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपके यूजी में इतना शामिल नहीं है जितना इसको आप पीजी लेवल पे जब आप जाओगे, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे जूलॉजी में, तो वहाँ जेनेटिक्स में इसकी विस्तार से चर्चा होती है। नेट CSIR में भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना और इसको समझने का प्रयास करना, आगे भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। यहाँ मैं इसको बहुत ही सरल शब्दों में या सरल भाषा में मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि 3 पॉइंट क्रॉस क्या होता है। 2 पॉइंट क्रॉस में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पे कोई दो जीन उपस्थित हैं A, B, उसका दूसरा समजात गुणसूत्र है, उस पर उसके दूसरे जो एलिल्स हैं वो उपस्थित हैं स्मॉल a स्मॉल b, यानी ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। अब यहाँ पे दो स्थिति हो सकती हैं। एक स्थिति ये है कि ये दोनों जीन जो है वो कम्प्लीटली लिंक्ड हैं, यानी इनके बीच में कभी भी कोई क्रॉसिंग ओवर की घटना नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जो युग्मक बनेंगे वो युग्मक दो प्रकार के युग्मक होंगे, यानी कैपिटल A कैपिटल B वाला एक युग्मक बनेगा और दूसरे जो युग्मक होंगे जिसमें स्मॉल a और स्मॉल b होगा, यानी यहाँ पर केवल दो ही प्रकार के युग्मक बनने की संभावनाएं हैं। लेकिन दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि इनके बीच में कुछ दूरी है और उस दूरी के कारण इनमें कभी कभार क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। यानी मान लीजिए कि 100 युग्मक बनाने वाली कोशिकाओं में 20 कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें क्रॉसिंग ओवर की घटनाएं हो जाती हैं। तो क्रॉसिंग ओवर हो जाने के कारण अब जिन कोशिकाओं में क्रॉसिंग ओवर होगा उनमें अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे और जिन कोशिकाओं में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा उनमें अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो ये दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। और अगर मान लीजिए कि इन दोनों जीन्स के बीच में जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की घटना हो जाती है तो इस दौरान काइजमेटा बनते हैं और काइजमेटा बनते हैं तो समजात गुणसूत्र हैं, वो समजात गुणसूत्र किसी भागों पे आपस में जुड़ते हैं। यानी ये मान लीजिए A और ये गुणसूत्र इस दूसरे गुणसूत्र के साथ इस प्रकार से काइजमेटा बना रहा है। एक मिनट। और तो ये जो मान लीजिए गुणसूत्र है,
पहला गुणसूत्र और ये दूसरा गुणसूत्र, यहाँ कैपिटल ए है, यहाँ कैपिटल बी, यहाँ स्मॉल ए और स्मॉल बी है। तो अब जब ये गुणसूत्र जीन विनिमय के बाद में जब वापस अलग होंगे, डाइकाइनेसिस अवस्था में जब ये अलग होंगे, तो यहाँ पर इस कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ जाएगा और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ जाएगा। यानी अब जो युग्मक बनेंगे ये रिकॉम्बिनेंट टाइप के युग्मक होंगे और ये इस प्रकार के होंगे। तो इस जब क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है तो ऐसी जो 100 कोशिकाएं हैं उनमें लगभग जो 20% युग्मक होंगे वो ऐसे होंगे, और जो 80% युग्मक जो थे वो मैंने आपको पहले जो बताया था, जो पेरेंटल टाइप थे, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, तो इस प्रकार के होंगे। तो अब हमने देखा कि 20% कोशिकाओं में ऐसी घटना हो रही है, तो उनके बीच की जो दूरी है वो जब हम तय करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच की दूरी जो है वो 20 सेंटीमॉर्गन है। तो इसके आधार पे हम जो जीन्स हैं उनके बीच की दूरी एक सापेक्षिक यानी एक रिलेटिव डिस्टेंस है वो तय करते हैं। वास्तविक दूरी तो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के संख्या के आधार पे तय की जाती है, लेकिन यहाँ पर एक रिलेटिव डिस्टेंस तय कर दी जाती है। ये 2 पॉइंट क्रॉस था, यानी हमने यहाँ पर केवल 2 जीन्स के बीच में जीन विनिमय का अध्ययन किया था। अब यहाँ पर अगर हम 3 जीन्स के बीच की जीन विनिमय की बात करें तो अब यहाँ पर स्थिति थोड़ी अलग होगी। मान लीजिए कि ये गुणसूत्र है जिस पे कोई 3 जीन ए, बी और सी मौजूद हैं, और दूसरा उसका जो समजात गुणसूत्र है उस पर दूसरे प्रकार के उनके एलेलिक फॉर्म मौजूद हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर जब जीन विनिमय की घटना होगी तो वो इस प्रकार से हो सकती है, यानी एक तो जीन विनिमय हो सकता है ए और बी के बीच में, यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। दूसरा जो तरीका होगा क्रॉसिंग ओवर का वो ये होगा कि जो जीन विनिमय है वो बी और सी के बीच में हो, यानी बी और सी के बीच में जीन विनिमय हो। और तीसरा जो तरीका है जिसको हम डबल क्रॉस ओवर कहते हैं, यानी ए और बी के बीच में भी जीन विनिमय हो और बी और सी के बीच में भी जीन विनिमय हो। तो 3 प्रकार से जीन विनिमय की घटना हो सकती है। यानी पहला जो तरीका है उसमें यह होगा कि काइजमेटा ए और बी के बीच में काइजमेटा बने और बाकी कहीं कोई काइजमेटा ना बने, ये बिल्कुल ऐसे रहे। दूसरा जो स्थिति है वो ये हो सकती है कि काइजमेटा यहाँ बी और सी के बीच में बने और ये पीछे वाला जो है वो पृथक पृथक रहे, यहाँ पर कोई काइजमेटा ना बने। तीसरी स्थिति ये हो सकती है, यानी तीसरी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि काइजमेटा जो है वो यहाँ भी बने, ए और बी के बीच में भी काइजमेटा बने, और आगे जो है वो बी और सी के बीच में भी काइजमेटा बने, यानी यहाँ पर 2 काइजमेटा बने। तो इस प्रकार की स्थिति है वो डबल क्रॉस ओवर कहलाती है। तो डबल क्रॉस ओवर में क्या होगा, यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसको आप देखिए कि ए बी सी मैंने यहाँ पे दिखाया है। पहली जो स्थिति है उसमें आप देख सकते हैं ए और बी के बीच में काइजमेटा बन रहा है, यहाँ पे क्रॉस ओवर की घटना हो रही है ए और बी के बीच में। दूसरी जो स्थिति है उसमें बी और सी के बीच में, और तीसरी जो स्थिति है इसमें दोनों स्थानों पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यानी ए और बी के बीच में भी क्रॉसिंग ओवर है और बी और सी के बीच में भी क्रॉसिंग ओवर है। तो इसको डबल क्रॉस ओवर कहते हैं, दोहरा जीन विनिमय। तो जब 2 काइजमेटा बनते हैं तो उसको डबल क्रॉस ओवर या दोहरा जीन विनिमय कहा जाता है, और जब एक स्थान पे काइजमेटा बनता है तो उसको एकल जीन विनिमय या सिंगल क्रॉस ओवर कहा जाता है। तो जब ए और बी के बीच में जीन विनिमय होगा तो अब जो युग्मक बनेंगे उसमें आप देख सकते हैं ए और बी के बीच में जीन विनिमय हुआ है तो कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी एक युग्मक ये बनेगा। दूसरा युग्मक होगा उसमें स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी होगा। अगर बी और सी के बीच में जीन विनिमय होता है तो अब जो स्थिति होगी वो ऐसी होगी, आधे युग्मक ऐसे होंगे जिसमें कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी आ जाएगा, और दूसरे जो आधे युग्मक ऐसे होंगे जिसमें स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी आ जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल सी ऊपर वाले क्रोमोसोम का जुड़ गया है। अगर डबल क्रॉस ओवर होता है तो डबल क्रॉस ओवर होगा तो अब देखिए क्या स्थिति होगी। डबल क्रॉस ओवर होगा तो पहला क्रॉस ओवर ए और बी के बीच में होगा, दूसरा क्रॉस ओवर जो होगा वो बी और सी के बीच में होगा। तो इस ऐसी स्थिति में आधे युग्मक ऐसे होंगे जिसमें कैपिटल ए और फिर क्रॉस ओवर हुआ तो स्मॉल बी आ गया, फिर वापस क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ पे कैपिटल सी आ गया। तो आधे युग्मक ऐसे होंगे जिसमें कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी होगा। आधे युग्मक ऐसे होंगे जिसमें स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी होगा। यानी ये 2 प्रकार के युग्मक डबल क्रॉस ओवर के कारण बनेंगे, और सिंगल क्रॉस ओवर के कारण जो युग्मक बनेंगे वो हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो गैमेट्स जो होंगे अब वो इस प्रकार के होंगे जिसमें डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट भी होंगे और सिंगल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट भी होंगे। अब हमें ये देखना होता है कि किस प्रकार के युग्मक कितनी संख्या में बनते हैं, और उसके आधार पे हम उन जीन के बीच की दूरी निर्धारित करते हैं। तो अगर ए और बी के बीच की दूरी ज़्यादा है,
मान लीजिए ज़्यादा है तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की घटनाओं की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार के जो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट होंगे जहाँ जीन विन में ए और बी के बीच में होगा उनकी संख्या ज़्यादा होगी। उसी प्रकार बी और सी के बीच में दूरी कितनी है उसके आधार पर बी और सी के जो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट होंगे उनकी संख्या निर्धारित होगी। और डबल क्रॉस ओवर जो है वो उन दोनों की जो अपेक्षिक ए और बी और सी उन दोनों की जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कितनी है उसके आधार पे तय होगा, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं हैं वो कैसे निर्धारित की जाती है। तो इस प्रकार से हम जो तीन जीन्स हैं उनके बीच की दूरी कितनी है उसके आधार पे किस प्रकार के प्रोडक्ट हमें जो क्रॉसिंग और प्रोडक्ट कितनी संख्या में प्राप्त हुए हैं इसके आधार पे हम उन दोनों या उन तीनों जीन्स में जो दूरियां कितनी हैं वो निर्धारित करते हैं। उनका जीन ऑर्डर क्या है यानी उनका गुणसूत्र पे क्रम क्या है वो निर्धारित करते हैं। डबल क्रॉस ओवर प्राप्त होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए और वो कितनी प्राप्त होती है वो तय करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके बेस पे हम निकालते हैं, उसकी गणना करते हैं। उसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझना। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप होमोजाइगस कंडीशन में है। तीनों जीन्स कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी हैं। इसका संकरण एक दूसरा इंडिविजुअल जिसका जीनोटाइप वो भी एक होमोजाइगस कंडीशन में है लेकिन वो रेसेसिव फॉर्म में है तीनों जीन। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है। इसके साथ इनका संकरण करवाते हैं तो हमें पता है कि जो F1PD जो प्राप्त होगी वो हेट्रोजाइगस होगी और इसमें तीनों जीन्स हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे। यानी उनको एक गुणसूत्र जो उसका पेरेंटल जो है वो पिता से प्राप्त जो हुआ है, मान लो वो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है, और दूसरा जो क्रोमोजोम होगा उस जो माता से प्राप्त हुआ है उसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी होगा। यानी F1PD का जीनोटाइप ये होगा। अब इसका हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो टेस्ट क्रॉस में हम जानते हैं कि इसका संकरण होमोजाइगस रेसेसिव जो जीनोटाइप वाला जो इंडिविजुअल है उसके साथ करवाया जाता है। तो उसका जीनोटाइप स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी होगा। तो इसका संकरण इसके साथ करवाते हैं और F2PD प्राप्त करते हैं। और F2PD में जो संततियाँ प्राप्त होती हैं उनके जीनोटाइप हम देखते हैं और उनके नंबर देखते हैं तो वो इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब हमें पता है कि जो टेस्ट क्रॉस में हम जो दूसरा इंडिविजुअल ले रहे हैं उसका तो एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे क्योंकि वो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में है। तो यहाँ जो बनने वाले युग्मक हैं वो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी होंगे। लेकिन यहाँ पर जो युग्मक बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कितनी संख्या में बनेंगे, ये इस आधार पे निर्धारित होगा कि इन जीन्स के बीच की दूरी कितनी है और उसमें क्रॉसिंग ओवर की संभावनाएँ हैं वो कितनी हैं। तो इसके आधार पर जो हमें परिणाम प्राप्त हुए हैं यानी जो F1PD का जो इंडिविजुअल है उससे बनने वाले जो गैमेट्स हैं उनके नंबर हैं वो इस प्रकार से हैं। अब इनको हमको देखना है। यानी यहाँ पर कुल मिला के 8 प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। 8 प्रकार के युग्मक यहाँ पे दिखाए हुए हैं। 8 प्रकार के युग्मक यहाँ बन रहे हैं। तो पहला जो युग्मक जिसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, इनके नंबर सबसे ज़्यादा है 390 और 374। फिर कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ये सारे जो युग्मक और उनके जो इंडिविजुअल्स की जो संख्या है, इनकी जो नंबर्स हैं, ये नंबर यहाँ पे दिखाए हैं। और टोटल जो युग्मकों का हम अध्ययन कर रहे हैं उनकी जो नंबर है वो 1000 या 1000 हैं। अब हमें इस के बेस पे हमें जीन ए, जीन बी और जीन सी के बीच की जो दूरियाँ हैं वो दूरियाँ कितनी हैं ये निर्धारित करना है। इन जीन का जो गुणसूत्र पे क्रम है वो क्रम क्या है, यानी वो ABC है या वो BAC है या वो CAB है, यानी क्या क्रम है, ये क्रम हमें निर्धारित करना है। क्योंकि ये तो हमें केवल युग्मकों की संख्या बता रहा है, उसका क्रम हमें निर्धारित करना है। और उसके बाद में हमें एक डबल क्रॉस ओवर कितने प्राप्त हो सकते हैं या कितने प्राप्त हुए उसकी संभावनाओं को निर्धारित करना है। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पद हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन CSIR नेट में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से युग्मक हैं जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा प्राप्त हो रही है। तो जिन युग्मकों की संख्या सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है निश्चित रूप से वो पेरेंटल टाइप होंगे, क्योंकि क्रॉसिंग और अगर मैक्सिमम यानी 50% भी होता है तो भी 50% युग्मक होते हैं वो पेरेंटल टाइप ही बनते हैं। तो जो युग्मक सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हो रहे हैं निश्चित तौर पे वो पेरेंटल टाइप युग्मक होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो युग्मक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी,
और दूसरा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इनके नंबर हैं वो सबसे ज़्यादा है, यानी पहला 390 है और दूसरा 374 है। तो ये जो दोनों युग्मक हैं ये पेरेंटल टाइप हैं। उसके बाद में हमें ये देखना है कि कौन से जो युग्मक हैं वो दोहरे जीन विनिमय के फलस्वरूप बने हैं। तो जिन युग्मकों के नंबर्स या जिनकी संख्या सबसे कम होती है वो डबल क्रॉसओवर प्रोडक्ट होते हैं, यानी ऐसे युग्मक जो हैं वो दोहरे जीन विनिमय के उपरांत बनते हैं, क्योंकि दोहरा जीन विनिमय की संभावना है वो बाकी जो सिंगल क्रॉसओवर है उनसे कम होती है। तो उन हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी है, और दूसरा जो है स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी है, इनके नंबर सबसे कम हैं, तो ये 5 और 8 हैं। तो ये जो हैं वो डबल क्रॉसओवर प्रोडक्ट हैं। तो हमने पहले पेरेंटल टाइप निर्धारित किए, उसके बाद में हमने डबल क्रॉसओवर प्रोडक्ट जो हैं वो कौन से हैं या वो युग्मक कौन से हैं वो निर्धारित कर लिए। अब हम इनकी तुलना करते हैं, यानी हमने देखा कि पेरेंटल टाइप है वो कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी है, और स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी है। अब हमने देखा कि जो दूसरे हैं जो डबल क्रॉसओवर प्रोडक्ट हैं वो कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी है, और दूसरा स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी है। ये जो हैं वो डबल क्रॉसओवर प्रोडक्ट हैं। अब हम इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं। तो जो कंपैरिजन के दौरान जो जीन भिन्नता प्रदर्शित कर रहा है, यानी जो डिफरेंट आ रहा है, वो निश्चित तौर पे वो जो जीन होगा वो उस तीनों जीन में बीच वाला जीन होगा, यानी वो मध्य में होगा। तो यहाँ देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ कैपिटल सी है, लेकिन यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ स्मॉल सी है, यानी सी अलग आ रहा है। दूसरी स्थिति में देखें तो स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी है, और यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी सेम है लेकिन कैपिटल सी आ रहा है, यानी यहाँ सी अलग आ रहा है। तो दोनों स्थितियों में सी अलग आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इन जीन सी जो है वो मध्य में होगा, यानी इनका जीन ऑर्डर ये होगा ए सी और बी, यानी गुणसूत्र पे ये इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। तभी जो डबल क्रॉसओवर के कारण ये जो जीन सी है वो अलग हो जाता है, और बाकी जो जीन हैं वो उसी क्रम में रहते हैं, या उनके जो एलेलिक फॉर्म है वो ही रहते हैं। और डबल क्रॉसओवर के कारण ये जो जीन सी है वो इनमें अलग प्रकार से डिफरेंट हो जाता है। तो हमने जीन ऑर्डर तय कर दिया। तो जीन ऑर्डर तय करने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सर्वाधिक संख्या में जो गेमेट्स बन रहे हैं वो पेरेंटल टाइप हैं, और जो सबसे कम संख्या में गेमेट्स बन रहे हैं वो डबल क्रॉसओवर प्रोडक्ट हैं। तो उन गेमेट्स में जो जीन भिन्नता प्रदर्शित करता है या डिफरेंट होता है उनमें जहाँ वो भिन्न होता है वो जीन मध्य में होगा। तो हमने देखा कि सी जो जीन है वो मध्य में है, यानी कैपिटल ए कैपिटल सी और कैपिटल बी, या इनका जो जीन ऑर्डर है वो ए सी बी होगा। अब जीन ऑर्डर तय करने के बाद में अब हमने जीन ऑर्डर तय कर दिया है। अब जीन ऑर्डर तय करने के बाद में अब हम जब इनका लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, इनके नंबर्स इस प्रकार लिखेंगे, यानी जहाँ पर हम ए बी सी लिख रहे थे वहाँ पर हम ए सी भी लिखेंगे। तो ए सी भी 390 है, और उसी प्रकार से स्मॉल ए स्मॉल बी है वो 374 है। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल सी यहाँ पे ये आप तीसरे नंबर का जो गेमेट है उसको देखिए। तो ये कैपिटल ए कैपिटल सी और स्मॉल बी आ रहा है, और दूसरे में स्मॉल ए स्मॉल सी और कैपिटल बी है। इनके जो नंबर हैं वो 27 और 30 हैं। तो ये कैसे प्राप्त हो सकते हैं? तो हम देख सकते हैं ये ऐसे प्राप्त होंगे। मान लीजिए गुणसूत्र है F1PD का जो इंडिविजुअल था उसकी स्थिति वो ऐसी थी, स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल बी, उसकी स्थिति ऐसी थी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल ए कैपिटल सी के साथ स्मॉल बी आया है, यानी कैपिटल ए कैपिटल सी के साथ स्मॉल बी ये जुड़ा है, और दूसरा स्मॉल ए स्मॉल सी के साथ कैपिटल बी जुड़ा है, यानी स्मॉल ए स्मॉल सी के साथ कैपिटल बी जुड़ा है। तो निश्चित तौर पे जो काइजमेटा बना है वो कहाँ बना है, सी और बी के बीच में बना है। तो सी और बी के बीच में काइजमेटा बना है, तो जो जीन ऑर्डर है वो इस प्रकार से हो गया, यानी कैपिटल ए कैपिटल सी और उसके साथ फिर स्मॉल बी जुड़ गया, और दूसरा जो बना वो स्मॉल ए स्मॉल सी के साथ कैपिटल बी जुड़ गया। तो हमने देखा कि काइजमेटा सी और बी के बीच में बना है, यानी ये जो क्रॉसओवर जो प्रोडक्ट हैं, ये जो युग्मक बने हैं वो सी और बी के बीच में जीन विनिमय के कारण बने हैं। तो हम ये सिंगल क्रॉसओवर है कौन कौन से जीन के बीच में है, तो इट इज सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन जीन सी एंड बी। तो सी और बी के बीच में जीन विनिमय के कारण इस प्रकार के युग्मक बने हैं। तीसरा ये डबल क्रॉसओवर प्रोडक्ट हैं। उसके बाद में ये जो दो युग्मक हैं इसमें आप देखिए कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और फिर स्मॉल बी है, और स्मॉल ए के बाद में कैपिटल बी और कैपिटल सी है। तो ये भी हम देख सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो यहाँ पे कैपिटल ए के बाद में स्मॉल सी और बी आया है, सॉरी इसको
जीन ऑर्डर है वो तो हमें वही रखना है, वो तो हम तय कर चुके हैं। तो कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल बी। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल ए के बाद में स्मॉल सी और स्मॉल बी आ रहा है, यानी ये ए के बाद में ये सी और बी ये जुड़ा है, और स्मॉल ए के बाद में कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल बी होगा, यानी ध्यान रखना थोड़ा ये मिस्टेक हुआ है, कैपिटल सी और कैपिटल बी होगा, ये मिस्टेक से गलती से ये लिख दिया है। तो यहाँ पे जीन ऑर्डर के आधार पे हम देखते हैं, तो कैपिटल ए, स्मॉल सी और स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल सी और कैपिटल बी, इस प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। इसका मतलब जो काइज़मेटा है वो कहाँ बना है, कैपिटल ए और कैपिटल सी के, यानी ए और सी के बीच में काइज़मेटा बना है, और उस कारण से ये जो युग्मक हैं वो बने हैं। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो कहाँ हुआ है, ए और सी के बीच में हुआ है। तो ये सिंगल क्रॉस ओवर है किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में। तो इस प्रकार से हम पहले जीन ऑर्डर तय करते हैं, और जीन ऑर्डर तय करने के बाद में हम ये तय करते हैं कि कौन से सिंगल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट हैं वो ए और सी के बीच के हैं, और कौन से सिंगल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट हैं वो सी और बी के बीच में है, ये हमने तय कर दिया। इसके बाद में हम इनके जो रिलेटिव डिस्टेंस है या उन जीन्स के बीच की दूरी निर्धारित करते हैं। तो जैसा हमने डबल क्रॉस ओवर में किया था वैसा यहाँ पे करते हैं। तो अब मान लीजिए कि हमको जीन सी और बी के बीच की दूरी निर्धारित करनी है। तो जीन सी और बी के बीच क्रॉसिंग ओवर के बाद में बनने वाले युग्मकों की संख्या कितनी है, तो युग्मकों की संख्या वो 27 + 30 है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, जैसे दोहरा जो 2 पॉइंट क्रॉस था उसमें केवल हम उन्हीं को जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट क्रॉस में आपको ध्यान रखना, यहाँ पे चूंकि डबल क्रॉस ओवर भी हुआ है, तो डबल क्रॉस ओवर के दौरान भी जीन सी और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, निश्चित तौर पे वो दोनों में शामिल होगा। तो यहाँ पर हम डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट हैं उनको भी जोड़ेंगे, तो 5 + 8 ये भी आपको ऐड करना है। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितनी है, तो वो 1000 है, इसका हमको भाग देना है। तो ये जो दूरी आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी किसके बीच की, जीन सी और बी के बीच की दूरी आ जाएगी। उसी प्रकार हम जीन जो ए और सी है उसके बीच की भी दूरी निर्धारित करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट हैं वो 81 + 85 हैं, और उसके बाद में डबल क्रॉस ओवर हैं वो 5 और 8, इनको भी यहाँ इसके साथ भी जोड़ेंगे, क्योंकि डबल क्रॉस ओवर के दौरान दोनों स्थानों पे जीन विनिमय हुआ है, तो ये भी जुड़ेंगे। और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितनी है, वो 1000 है, तो इसका हम भाग दे देंगे। तो ये जो आवृत्ति आएगी, ये जो आवृत्ति आती है, या इसको हम परसेंटेज में व्यक्त करेंगे तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। तो ये जो परसेंटेज आता है वो इन दोनों जीन्स के बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या उनके बीच की जो संभावना है या प्रायिकता है उसको दर्शाता है, और उसकी जितने भी नंबर आते हैं, जितनी भी संख्या में आता है, उसके आधार पे हम उसके बीच की जो दूरी है वो सेंटीमॉर्गन में व्यक्त कर देते हैं। तो हमने क्या किया, ये आप देख सकते हैं, ए और सी के बीच की दूरी, वो इसको हम जोड़ लिया, 1000 का भाग दिया और 100 से गुणा किया, तो 17.9 सेंटीमॉर्गन आया। सी और बी के बीच की दूरी, इनको जोड़ के सी और बी के बीच में जो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट हैं 27 + 30 प्लस जो दोनों डबल क्रॉस ओवर हैं उसको जोड़ा, 1000 का भाग दिया, 100 से गुणा किया, तो वो 7 सेंटीमॉर्गन आ गया। तो अब हम इसको एक गुणसूत्र मानचित्र बनाएंगे। तो हम कहेंगे कि जीन का ऑर्डर है वो ए है, फिर सी है और फिर बी है। ए और सी के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो 17.9 है, और सी और बी के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमॉर्गन है। तो इसका जो गुणसूत्र मानचित्र है वो इस प्रकार से होगा, यानी कैपिटल ए के बाद में सी होगा, इसके बीच की दूरी ज़्यादा है, और सी और बी के बीच की जो दूरी है वो इसकी तुलना में कम है, यानी अगर वो 17.9 है तो ये 7 ही है। तो ये हम गुणसूत्र मानचित्र हैं वो तैयार कर चुके हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीन का ऑर्डर क्या है, यानी कौन सा जीन जो है वो मध्य में होगा। तो इसके लिए हम डबल क्रॉस और प्रोडक्ट वाले जो युग्मक हैं वो देखते हैं, और पेरेंटल टाइप युग्मक देखते हैं। इसमें जो जीन डिफरेंस उससे एक दूसरे से जो भिन्नता प्रदर्शित करता है वो निश्चित तौर पे मध्य में होगा। उसके बाद में हम सिंगल क्रॉस और प्रोडक्ट के आधार पे उन जीन्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस निर्धारित करते हैं, उसकी गणना करते हैं। इसके बाद में एक नई चीज़ या एक जो विषय है वो है व्यतिकरण एवं संपात, या इंटरफेरेंस एंड कोइंसिडेंस। इंटरफेरेंस क्या है इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्र पे जो काइज़मेटा बनने की संभावना है या जो क्रॉसिंग ओवर की होने की संभावना है वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होती है। तो मान लीजिए कि कोई 3 जीन ए बी सी हैं, विषम युग्मजीय अवस्था में ये जो इंडिविजुअल है, यानी इसका जो दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है उस पर रेसेसिव एलील मौजूद हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है।
मान लीजिए कि काइजमेटा बनता है या जब जीन विनिमय की घटना होती है और ए और बी के बीच में होती है और बी और सी के बीच में भी होती है। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी एक स्थान पे काइजमेटा बनता है तो वो किसी अपने नज़दीकी दूसरे स्थान पे काइजमेटा बनने का विरोध करता है या उसमें एक बाधा उत्पन्न करता है। तो ये जो उत्पन्न की जाने वाली जो बाधा है, काइजमेटा निर्माण में उत्पन्न की जाने वाली जो बाधा है, इसको इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो अगर ए और बी के बीच में काइजमेटा बनता है तो फिर वो बी और सी के बीच में काइजमेटा बनने में एक बाधा उत्पन्न करेगा, वो इसको रोकेगा। उसी प्रकार अगर बी और सी के बीच में काइजमेटा बन जाता है तो फिर वो ए और बी के बीच में काइजमेटा बनने को या उसमें क्रॉसिंग ओवर में एक बाधा उत्पन्न करेगा। तो ये बाधा उत्पन्न होने के कारण जो डबल क्रॉस ओवर वास्तव में जितने प्राप्त होने चाहिए थे उतने वास्तव में प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि नज़दीकी क्षेत्र में बनने वाला काइजमेटा उसके समीप वाले क्षेत्र में बनने वाले काइजमेटा का विरोध करता है, जिसके कारण जो एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर जो प्रोडक्ट हैं या उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा होती है, यानी एक्सपेक्टेड ज़्यादा होता है और वास्तव में जो डबल क्रॉस ओवर हैं वो कम प्राप्त होते हैं। तो इस इंटरफेरेंस की गणना कैसे करें, इसकी जो कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो इसका जो एक दूसरा इसका अपोजिट जो रूप है उसको कोइंसिडेंस कहा जाता है, यानी एक संपात कहा जाता है। तो कोइंसिडेंस का मतलब है कि इंटरफेरेंस जितनी कम होगी कोइंसिडेंस उतना ही ज़्यादा होगा, यानी अगर एक काइजमेटा किसी दूसरे काइजमेटा में बाधा जितनी कम उत्पन्न करेगा उतने ही फिर डबल क्रॉस ओवर की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो कोइंसिडेंस जो है वो कोइंसिडेंस इंटरफेरेंस का अपोजिट होता है, यानी जितना ज़्यादा कोइंसिडेंस होगा यानी डबल क्रॉस ओवर बनने की संभावना जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि उसमें इंटरफेरेंस जो है वो उतना ही कम है। तो इंटरफेरेंस और कोइंसिडेंस की गणना कैसे की जाती है, इसको यहाँ पर एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको निकालते हैं। ये जो इंटरफेरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले 1916 में H.J. मुलर ने दिया था। तो इसको व्यक्त किया जाता है संपात गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस के आधार पे इसको व्यक्त किया जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या होता है, ऑब्जर्व डबल क्रॉस ओवर बटा एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर, यानी जितने ऑब्जर्व में डबल क्रॉस ओवर, मान लीजिए कि 20 डबल क्रॉस ओवर हमको प्रोडक्ट मिले, यानी 20 युग्मक ऐसे हैं जिसमें डबल क्रॉस ओवर हुआ है वो हमें प्राप्त हुए हैं, उसमें जो एक्सपेक्टेड थे यानी कितने प्राप्त होने चाहिए थे वो है उसका भाग दे देते हैं, तो वो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस यानी संपात गुणांक है वो प्राप्त हो जाता है। अब हमें ऑब्जर्व का तो पता है कि हमें कितने डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट मिले, लेकिन एक्सपेक्टेड हम कैसे निकालें, हम ये कैसे तय करेंगे कितने होने चाहिए थे। तो एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर निकालने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन द फर्स्ट रीजन इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन सेकेंड रीजन, यानी जो जीन हैं, जैसे मान लीजिए ए बी और सी जीन हैं, ए बी और सी, तो फर्स्ट रीजन हो गया ए और बी के बीच में और सेकेंड रीजन हो गया बी और सी के बीच में। तो ए और बी के बीच में जीन विनिमय की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मान लीजिए वो एक्स है, तो एक्स इंटू फिर बी और सी के बीच के फ्रीक्वेंसी कितनी है वो वाई है, तो एक्स इंटू वाई इंटू टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, यानी कितनी प्रोजेनी या कितनी युग्मकों में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे ऊपर वाले में हमने 1000 लिया था, तो मान लीजिए 1000 है तो इंटू 1000, तो ये जो नंबर आएगा, ये जो नंबर होगा वो होगा एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर, यानी वास्तव में इतने डबल क्रॉस ओवर हैं वो प्राप्त होने चाहिए थे। जबकि ऑब्जर्व क्या है, ऑब्जर्व जो हमने देखा है जो प्राप्त हुए हैं एक्चुअल में वो ऑब्जर्व नंबर हैं। तो जब ऑब्जर्व नंबर ऑफ डबल क्रॉस ओवर में जब हम एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर का भाग दे देते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस है वो प्राप्त हो जाता है। तो एक अब ये चीज़ ध्यान रखना होगा, कोफिशिएंट ऑफ को इंसिडेंस जो है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में प्राप्त होता है। अगर 0 इसका मान प्राप्त हो रहा है यानी कोइंसिडेंस का मान 0 है, इसका मतलब अब मैंने आपको बताया कि जो व्यतिकरण या इंटरफेरेंस है वो इसके अपोजिट होती, यानी अगर कोइंसिडेंस गुणांक या संपात गुणांक का मान 0 है, इसका मतलब इंटरफेरेंस का मान 1 है। अगर इंटरफेरेंस का मान 0 है तो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस का मान 1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस जितना ज़्यादा होगा इंटरफेरेंस उतनी ही कम होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ इन दोनों का जो जोड़ होगा यानी कोइंसिडेंस और इंटरफेरेंस का जो जोड़ होगा वो 1 होगा। तो मान लीजिए कि अगर संपात गुणांक का मान 0 है, इसका मतलब उनके बीच में डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल नहीं प्राप्त हो रहे हैं, यानी इंटरफेरेंस है वो 100% है। यानी ए और बी के बीच में अगर काइजमेटा बनता है तो फिर बी और सी के बीच में कोई काइजमेटा नहीं बनेगा।
उसी प्रकार से अगर बी और सी के बीच में काइजमेटा बन जाता है तो फिर ए और बी के बीच में कोई काइजमेटा नहीं बनेगा। तो संपात गुणांक का मान अगर 0 होता है तो इंटरफेरेंस 100% होती है, यानी हमेशा इसमें बाधा उत्पन्न होगी। अगर संपात गुणांक का मान 1 है यानी वो मैक्सिमम है तो फिर इंटरफेरेंस 0 होगी, क्योंकि उन दोनों का जोड़ जो है वो 1 होता है। तो संपात गुणांक अगर 1 है तो इंटरफेरेंस 0 है, यानी हमेशा ए और बी के बीच में अगर काइजमेटा बनता है तो बी और सी के बीच में भी बनेगा, यानी ये एक दूसरे के बीच में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, कोई इंटरफेरेंस मान नहीं होगी। अगर संपात गुणांक का मान 0 और 1 के बीच में है तो इसका मतलब है कि पार्शियल इंटरफेरेंस मौजूद है, यानी वो मान लीजिए 0.2 है, इसका मतलब है कि 0.8 इंटरफेरेंस है, यानी 20% चांस में डबल क्रोशोर होता है और 80% चांस में डबल क्रोशोर नहीं होता है, यानी 80% केस ऐसे होंगे जिसमें बाधा उत्पन्न होगी, यानी इंटरफेरेंस मौजूद होगा। तो 0 और 1 के बीच में इसका मान जो है वो पाया जाता है। अब इसकी गणना हम एक एग्जाम्पल लेके इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 3 जीन ए, बी और सी हैं, जिसमें जीन विनिमय का अध्ययन किया गया और परिणाम इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। तो सीधा मैंने यहाँ पर आवृत्ति लिख दी है कि जीन ए और बी के बीच में जीन विनिमय की आवृत्ति है वो 0.30 है, जीन बी और सी के बीच में जो जीन विनिमय की आवृत्ति है वो 0.10 है, और डबल क्रॉस और प्रोडक्ट जो वास्तव में प्राप्त हुए हैं यानी ऑब्जर्व जो है वो एक 6 है और दूसरे 9, यानी एक प्रकार की युग्मक 6 प्राप्त हुए हैं और दूसरे प्रकार के जो हैं वो 9 प्राप्त हुए हैं। टोटल नंबर जो प्रोजेनी है वो 1000 है। तो सबसे पहले तो हमें एक्सपेक्टेड जो डबल क्रॉस और जो है वो निकालनी पड़ेगी, उसकी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया कि उसको निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल क्रोशोर एट वन रीजन, तो वन रीजन यानी ए और बी के बीच में वो कितनी है 0.30 है, तो 0.30 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रोशोर सिंगल क्रोशोर एट इन सेकेंड रीजन, तो सेकेंड रीजन 0.10 है। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी 1000 है। तो जब इस कैलकुलेशन को हम करेंगे तो वो 30 प्राप्त हो जाएगा। यानी एक्सपेक्टेड जो डबल क्रोशोर था वो कितना था 30 था, और ऑब्जर्व कितना प्राप्त हुआ हमको 6 + 9 यानी कितना प्राप्त हुआ 15 है। तो ऑब्जर्व डबल क्रोशोर है 15 और एक्सपेक्टेड थे 30, तो 15/30 इससे कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस प्राप्त हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा 0.5, यानी 0.5 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस है। तो इंटरफेरेंस कितना होगा, तो इंटरफेरेंस बराबर होता है 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, तो 1 माइनस 0.5, तो ये भी कितना आ गया 0.5। यानी 50% केस ऐसे होंगे जिसमें डबल क्रोशोर के दौरान बाधा उत्पन्न होगी, यानी वहाँ पर डबल क्रोशोर नहीं हो पाएगा, और 50% केस यानी 50% मामले ऐसे होंगे जिसमें डबल क्रोशोर होगा, यानी वहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस अगर हमें ज्ञात है तो हम इंटरफेरेंस निकाल सकते हैं, इंटरफेरेंस अगर हमें ज्ञात है तो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस यानी संपात गुणांक हम निकाल सकते हैं। और ये कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस आधार पे आप ये गणना कर सकते हो कि इस कैसा भी अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इन फॉर्मूला को आप ध्यान में रखते हुए आप ये गणना कर पाओगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को मैंने एक सरल भाषा में आपके सामने पेश किया है, उसको प्रस्तुत किया है। अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है इसको समझने में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं या प्रॉब्लम्स हैं उसको आप सॉल्व आउट करने का प्रयास करना बुक से। वैसे आपके यूजी में ये इतना लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन आप जब पीजी में जाओगे या नेट की प्रिपरेशन के लिए जाते हो तब ऐसे क्वेश्चन हैं वो जनरली सी पार्ट का जो पेपर में जो सी पार्ट होता है उसमें पूछे जाते हैं। आगे मैं इसी जेनेटिक्स पे ही व्याख्यान कंटिन्यू रखूँगा, एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।